तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में। ठीक है दोस्त, जैसा कि आपको पता है दोस्त कि पिछले वीडियो में हमने लघु उत्तरीय तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है। इस वीडियो में हम दोस्त आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। चलिए हम वीडियो को अब बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार की जनसंख्या घनत्व पर विस्तार से चर्चा करें। तो दोस्त आपको बता दें कि बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है अभी वर्ष 2011 के अनुसार ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी अनुसार आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। जैसे कि इसके पहले के क्वेश्चन जितने हैं वो 2001 की जनगणना के अनुसार था, लेकिन ये आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दोस्त जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना बनती है। यदि आप 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको नंबर कम मिले, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग लिखिएगा तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भरेंगे बिहार में जनसंख्या घनत्व जहां प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे करिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति का हो गया है। इससे पहले कितना था तो अभी हम आगे बात कर लेते हैं। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति हो गया है, वहीं शिवहर जिला में यह जनसंख्या घनत्व 1880 के आंकड़े पर पहुंच गया है। यानी कहने का मतलब है कि पूरा बिहार की जनसंख्या घनत्व की हम बात करें दोस्त तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि अगर हम एक शिवहर जिला की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 1880 के भी आंकड़ा को पार कर गया है। आगे चलिए दोस्त, राज्य में 881 था, यानी पूरे राज्य की अगर बात करें बिहार की तो वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार ये कितने था दोस्त तो 881 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। साल 2011 में यह बढ़ करके 1106 हो गया है। इस मामले में बिहार देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां आबादी घनत्व इतना ज़्यादा है दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्त कि जनसंख्या घनत्व के मामला में बिहार क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो आपको अगर पता हो तो जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसा कि आपको पता हो गया दोस्त कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति है, तो दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है। पहला स्थान पे तो अपना बिहार हो गया और दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल दोस्त। कौन है तो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल का कितना है तो 1028 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। कितने हैं दोस्त किलोमीटर स्क्वायर में, इतने लोग वहाँ पे निवास करते हैं पर वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व। और तीसरा की अगर बात करें तो केरल है 860 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। कौन सा है दोस्त तो केरल है, केरल तीसरा स्थान पे आता है। केरल का कितना है 860 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 नंबर पे है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करें जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ पे ये भी बात इंपॉर्टेंट रखता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पशुपालन डेंसिटी को जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांकों के रूप में भी देखा जाता है, यानी इसमें पशुपालन भी महत्वपूर्ण आ जाता है। चलिए दोस्त, ये आपका क्वेश्चन इतना काफ़ी है। अगर आप इस जितना हम समझाएं उसके अनुसार अपने शब्दों में इसको और बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो आपका हम मतलब विश्वास के साथ कह सकते हैं आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। आपका दूसरा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्त बिहार नगर विकास पर एक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको समझाते हुए चलेंगे। चलिए डियर, अब आप 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। बिहार चूँकि प्राचीन काल से ही विद्यमान है, इसका इतिहास यदि नंद वंश से ही माने तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक जाता है। यानी नंद वंश की स्थापना आज से लगभग नंद वंश जो भारत में आया था तो ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व हो जाता है। तब मगध में नालंदा का विकास हुआ था, यानी कि नालंदा का विकास
कितने वर्ष पूर्व हुआ था दोस्त? तो 2500 ईस्वी पूर्व हुआ था, मतलब आज से 2500 साल पहले की बात है ये। तब मगध में नालंदा का विकास हुआ था। बाद में मगध की राजधानी तब पाटलिपुत्र में आ गई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र का विकास हुआ। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, पाटलिपुत्र को कौन बसाया था? तो पाटलिपुत्र को नंद वंश का एक राजा था, उदयन ने ही बसाया था। उसका पुत्र जो था, उसका पुत्र अशोक हुआ। अशोक ने क्या किया? राजधानी को पाटलिपुत्र में बदल दिया। ठीक है दोस्त, पाटलिपुत्र से पटना कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, मगध में राजधानी जब पाटलिपुत्र में आई तो पाटलिपुत्र का विकास हुआ। अशोक ने बिहार में सड़क का जाल बिछा दिया। उन सड़कों के किनारे यात्रियों के आराम के लिए वृक्ष लगवाए थे, जो आज भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, कुएं खुदवाए ताकि लोग आराम करेगा तो पानी निकाल करके पिएगा, और सराय बनवाए। जहाँ जहाँ सराय बने वे धीरे धीरे बाजार, कस्बा, शहर और नगर बनते चले गए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं दोस्त कि जहाँ पे लोग ठहरेगा, यानी कि जहाँ पे सराय बनेगा, जहाँ पे कुआं बनेगा, वहाँ पे लोग ठहरेगा, तो जाहिर सी बात है उसे भूख लगेगी और उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो वहाँ पे बेचने के लिए लोग आएगा ताकि उसका बिक्री हो। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जनसंख्या कहीं पे जाके टिक जाती है। उन सड़कों के किनारे यात्रियों के आराम के लिए वृक्ष लगवाए एवं कुएं खुदवाए और सराय बनवाए। जहाँ जहाँ सराय बने वहाँ धीरे धीरे बाजार भी बढ़ता गया, कस्बा बढ़ता गया, शहर बढ़ता गया, नगर बनते चले गए। बात पुरानी हो गई, अतः इसमें कुछ नगर विलीन हो गए, यानी कि कुछ नगर खत्म हो गए। जहाँ पे जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, जहाँ पे बाजार नहीं लगते थे, वो खत्म हो गए। और कुछ नगर पाटलिपुत्र की ध्वस्त भी हो गई, यानी अन्य नगरों का क्या? सासाराम और मुगल सराय उसी समय के नगर है। यानी जो सासाराम है, सासाराम में किसका मकबरा है दोस्त? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। वैसे प्राचीन जितने नगर है वे किसी न किसी नदी के तट पर ही बसे हैं, क्योंकि नदी के किनारे लोग आकर के वहाँ पे कुछ न कुछ वर्क करते थे, इसलिए नदी के किनारे बहुत से शहर बस गए थे। इनमें कुछ तो धार्मिक स्थल भी है और कुछ व्यापारिक स्थल है। पहले व्यापारी का जरिया केवल नदी ही तो हुआ करता था, क्योंकि नदी के माध्यम से नाव को पार करके दूसरे एरिया में जाकर के वहाँ पे व्यापार करते थे। अतः व्यापारिक नगर नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। बिहार में रेविलगंज, छपरा, बक्सर, पटना, बाढ़, भागलपुर आदि नगर जो है, ये सभी के सभी नदी के किनारे ही अवस्थित है। ठीक है दोस्त, अब नगर के लिए उद्योग धंधे का होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि बिना उद्योग धंधा के अब कहीं भी नगर नहीं बस रहा है। नदी के किनारे अब लोग उतना नहीं जा रहा है, क्योंकि सब कोई डर रहा है कि नदी के किनारे जाने से क्या होगा कि बाढ़ के पानी के लपेट में हम लोग आ जाएंगे। इसलिए अब लोग वहाँ जा रहा है जहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, कोई उद्योग धंधे हैं। टाटा नगर और डालमिया नगर, जैसे कि दोस्त आपको पता है कि टाटा नगर और डालमिया नगर उद्योग के कारण ही नगर में बदल गए। यहाँ पे कोई नगर नहीं था, वहाँ पे टाटा नगर जो है, वहाँ पे टाटा का अपना कंपनी खोला है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो गया है। पटना राजधानी के कारण ही महानगर बन गया, लेकिन अस्पताल, विश्वविद्यालय तथा अनेक शिक्षण संस्थानों के कारण भी पटना में जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। यानी क्योंकि बिहार का राजधानी केंद्र है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। वहाँ पे आईओसी की व्यवस्था की जा रही है, मतलब अच्छे डॉक्टरी वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और फैक्ट्री तो वहाँ पे उतनी नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्त, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे समझदारी के साथ वीडियो देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स।